फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फाबेट 27 पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो बहुत यूजफुल रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे उन्हें, और जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक उनको शेयर कर रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आज फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। The action is ongoing or continuing in future, कि भविष्य में किसी समय में कोई कार्य अगर जारी अवस्था में रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी वो काम लगातार होंगे वहां पर कंटिन्यूटी में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी रिटन विद पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस कि आप वहां पर टाइम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीक मंडे, इस तरह से आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में वहां पर डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहे तो ही विल बी ड्राइविंग हिज न्यू कार, कि वह अपनी नई कार चला रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या आने वाले समय में, क्योंकि विल बी हमने यहाँ पर यूज किया है, ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, आई शैल बी वॉचिंग मूवी नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले सप्ताह एक मूवी या पिक्चर देख रहा हूँगा। ठीक है, तो ये काम रनिंग में होगा, नेक्स्ट वीक में लगातार होगा, यानी वो देखेगा ये काम। ठीक है, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, कि वो लोग मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो कार्य भविष्य में कंटिन्यू अवस्था में होंगे उन कार्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। इसके स्ट्रक्चर से पहले एक चीज आपको समझा देना चाहता हूँ कि शैल और विल के बारे में मैंने आपको, जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की गई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि शैल का यूज कहाँ होता है, विल का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में वही यूज रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। आपको पता होना चाहिए कि विल के साथ कौन सा सब्जेक्ट के साथ में विल यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो जानने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पॉजिटिव या सकारात्मक, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नॉट भी नहीं होता, इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछते हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पर विल और शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने यूज किया है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी का प्रयोग किया जाता है। एक खास यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या यूज करेंगे, शैल और विल के बाद में बी यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आईएनजी फॉर्म हमारे मेन वर्ब का। ठीक है, हम हमारी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर नेगेटिव की बात करेंगे, तो नेगेटिव में इस बार क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग नॉट लगाते हैं, वो बता रखा है मैंने आपको। ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, और यहाँ पर शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। कुल मिलाकर आपको तो क्या करना है कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, दैट्स इट। ठीक है, फिर आपको बी यूज करना है, फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा। ठीक है, कितना सिंपल है। देखिए, इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने की जब बात आ जाए तो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक। इनमें क्या करेंगे, अपन लोग क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा, इसके बाद में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, बी। क्योंकि जो कुछ भी हमने इंटरचेंज किसको किया, सब्जेक्ट को और इनको, इसके बाद वाला पोर्शन है वो तो हम कंटिन्यू लिखेंगे। तो हमने क्या किया, बी लिखा, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म हमारी मेन वर्ब की, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, जो कि हमें दर्शाता है कि ये क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो इस बार क्या हुआ, इंटरोगेटिव यानी प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, साथ में नेगेटिव यानी नॉट भी मिलेगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे, वापस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट लिखेंगे, और आपको पता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। फिर बाकी रिमेनिंग सेंटेंस बी, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब और ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन।
ये चीजें आपको बहुत मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस बार समझने में इन चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिखा करण विल बी प्लेइंग अ मैच। ये कौन सा सेंटेंस है? सब्जेक्ट विल शैल जो भी हमने यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में, या फिर मैं आपको कहूं देखिए हमने एग्जांपल लिया यहां पर, हमने लिखा कि करण विल बी प्लेइंग अ मैच। कौन सा सेंटेंस आएगा? पॉजिटिव, या फिर आप इसको सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो हमने लिखा सब्जेक्ट, और ये मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा, शैल आएगा, वो आप देख सकते हैं। हमने लगाया विल। इसके बाद में आपको पता है कि इसकी फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी आता ही आता है, और बी के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे? हमारे मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे? इसके बाद में नॉट लगाएंगे। तो हमने किया, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने? करण विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच, ठीक है। करण एक मैच नहीं खेल रहा होगा, या करण मैच नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हमें क्वेश्चन करना है कि क्या करण मैच खेल रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विल स्टार्टिंग में, क्योंकि हेल्पिंग और स्टार्ट में ले लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया? विल, फिर करण, और सिर्फ ये इंटरोगेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है, हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या किया? बी रख देंगे इसके बाद में, और प्लेइंग और रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो लिखेंगे। विल करण बी प्लेइंग द मैच, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन भी लगाएंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा? क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या करण मैच खेल रहा होगा, इस तरह से, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट लगाना है बस। तो नॉट लगाने के लिए क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन क्या करते थे? इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाते थे। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्या करेंगे? विल करण नॉट बी प्लेइंग रिमेनिंग सेंटेंस, और इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो क्या करण मैच नहीं खेल रहा होगा, तो वो जारी अवस्था में काम नहीं हो रहा होगा, उसके लिए हमने ये बता दिया। इसके लिए आपको बताया ही मैंने कि ये यस नो क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए अगर आपको WH बनाना है तो इनके साथ में क्या लगा देते हैं? कुछ भी WH वर्ड, व्हाई, व्हाट, वेयर, वो जरूरत के अनुसार कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हम इसके आगे यहाँ पर WH लगा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लो, हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज सीखते हैं। तो इस बार भी एक रूल है कि इफ अ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, कि अगर कोई वर्ब, कोई क्रिया किसी प्रीपोजिशन के बाद आती है किसी सेंटेंस में, तो वो किस में होगी? वो आईएनजी फॉर्म में होगी, यानी उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ रहेगा यदि कोई क्रिया किसी प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस में आती है, ठीक है। अब देखो टू के साथ में क्या है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या है कि टू के साथ में जरूरी नहीं होता कि हम आईएनजी फॉर्म लिखें, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्फिनिटिव भी बनाता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट, इसको हम वर्ब वाले सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम इसको वहीं पर डिस्कशन करेंगे कि टू के बाद में कोई जरूरी नहीं आईएनजी आए, उसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या निकल रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। टू को छोड़कर बाकी जितने प्रीपोजिशंस है उनके साथ में तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी में होगी ही होगी, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर से, आप ज्यादा समझ पाएंगे। आई मस्ट कीप अवे, कि मुझे दूर रहना चाहिए फ्रॉम।
अब देखिए फ्रॉम क्या है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आई, स्मोक तो क्या हमारी वर्ब है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, आईएनजी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, खास रूल है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वह आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है। स्मोकिंग हमने आईएनजी फॉर्म में लिखा। बैट्स आर कैपेबल ऑफ, अभी देखो ऑफ प्रीपोजिशन आया है और इसके बाद में हमारी हियर एक वर्ब आई है और इसके साथ में हमने क्या जोड़ा हुआ है, आईएनजी जोड़ा। तो ये चीज ध्यान रखिए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। द अल्ट्रासोनिक वेव्स, कि जो बैट्स होती है, जो चमगादड़ें होती हैं, आपको पता ही है कि वो पराध्वनिक टकराकर आने वाली जो आवाज आती है उसको अच्छे से सुन पाता है। आपको पता है कि वो रात में उड़ती तो कैसे बच पाती है, क्योंकि कोई वेव्स, कोई उन्होंने कुछ एक्चुअली इनके अंदर वेव्स थ्रो करने की पावर होती है। ये क्या करती है, वेव्स थ्रो करती हैं जब उड़ती है, और वो वेव जब टकरा के आ जाती है तो इनको आइडिया लग जाता है कि इतने डिस्टेंस पे कोई दीवार या कोई भी चीज है तो उससे बच जाती है, टकराती नहीं, ठीक है। इसीलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो हमने कंटिन्यूअस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इस कंटिन्यूअस में समराइज वे में क्या क्या चीजें हमने सीखी, एक बार साथ में इनको लेके चलते हैं ताकि आप कंटिन्यूअस को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो हम एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेन हम किस में पढ़ रहे हैं, वर्ब के बारे में ही सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की भी बात करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी बात की। क्या हुआ, देखो प्रेजेंट में हमने क्या सीखा, वर्ब वाले सेक्शन में, कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें, इज एम आर, और इसके साथ में हम लोग क्या लगा रहे थे, आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे, ठीक है। यही तो कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर तो इज एम आर था प्रेजेंट में, पास्ट में क्या आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, और इसके साथ में वापस क्या, V1 प्लस आईएनजी वाला सेक्शन, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करते तो यहाँ पर क्या आ रहा था, वर्ब वाले सेक्शन में शैल, विल के साथ में बी, और उसके बाद में क्या आ रहा था, V1 प्लस आईएनजी। ये सेक्शन ही तो आ रहे थे। इनको नोट बनाना होता अगर इनको, तो हम क्या करते थे, इसके बाद में नोट लगा देते थे हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर नोट बनाना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। यहाँ बनाना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना था तो क्या कर रहे थे, सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी से थी, इज एम आर, इसके बाद में सब्जेक्ट लिख रहे थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको चीज कंफर्म कर दी थी। WH बनाना होता तो क्या करते थे कि जो इज एम आर जो हमने इंटरोगेटिव बनाया है उसके जस्ट पहले कोई भी WH वर्ड उस सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से हम लोग वहां यूज करते हैं। तो आप इनमें कंपैरिजन देख पा रहे होंगे कि क्या हमने सीखा। ये समराइज वे है पूरे कंटीन्यूअस टेंस का। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जैसा कि हर बार होता है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपको पूरा लेक्चर एंड तक देखना है, समझना है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, गलत है, या और कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और हम और भी नए और यूनिक तरह की चीजें आपके लिए लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।